चले आज हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि रिलेटेड है न्यूक्लिक एसिड से। न्यूक्लिक एसिड का बार बार आप नाम सुनेंगे, बाकी भी एसिड्स की बात करते जाते हैं। कभी भी आपके जहन में केमिस्ट्री आ जाती है तो कभी बायोलॉजी आ जाती है। तो आज हम एक ऐसे एसिड के बारे में बात करेंगे जो कि ह्यूमन या लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि वो है इम्पोर्टेंट एसिड है जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। अब हम इस न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे। ये जो आपको डायग्राम या एक एनिमेशन आपको नजर आ रही है, ये एनिमेशन एक्चुअली डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर है। यहाँ पे प्रोटीन्स भी बनते हैं और यहाँ पे डीएनए वगैरह की रिप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन वगैरह, ये फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। तो बायोलॉजी का टॉपिक है आज, बायोलॉजी जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है। और इसमें जो टॉपिक है हमारे पास दैट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब सिंपली यही होता है कि द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन। जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होंगे तो क्या होगा, तो फिर हमारे पास उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। इस इनहेरिटेंस के टॉपिक में हमारे पास इंट्रोडक्शन टू इनहेरिटेंस जो कि आज का टॉपिक नहीं है, डेफिनेशन टू जेनेटिक्स हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्रोमोसोम्स जीन्स हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्रोमैटिन मटेरियल एंड जीन अलीज हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। इसके साथ साथ हम ट्रांसलेशन डिस्कस नहीं करेंगे, मेंडल्स वर्क और मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सारे हम डिस्कस नहीं करेंगे। बल्कि जो आज का टॉपिक इनहेरिटेंस में है या जेनेटिक्स में जो कि हम डिस्कस करेंगे दैट इज न्यूक्लिक एसिड, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। तो अब हम न्यूक्लिक एसिड को ही डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड है क्या और ये कहाँ कहाँ मौजूद होता है और ये क्यों हमें समझ नहीं आती है। तो न्यूक्लिक एसिड की बात अगर हम सिंपली करें तो न्यूक्लिक एसिड को हम एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। न्यूक्लिक एसिड जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास दो टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। some types of molecules are known as inorganic, some are known as organic। organic actually वही होते हैं जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड का ताल्लुक भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ग्रुप से है। न्यूक्लिक एसिड जो कि स्मॉलर यूनिट से बना हुआ है दैट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। याद रखें कि हम न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड इज कंपोज्ड ऑफ सम स्मॉलर यूनिट्स, उनके कुछ छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। हर टर्म को हम डिटेल से डायग्राम के साथ डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। सो न्यूक्लिक एसिड इज मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। द न्यूक्लिक एसिड was first discovered in 1869 by one of the Swiss physicians, Frederick Meister, whose age was 24 years. This age I mentioned here for just a motivation कि अगर हम देख ले 24 years का एक फिजिशियन या एक साइंटिस्ट या आप एक स्टूडेंट कह सकते हैं इसको, कि वो इतना बड़ा काम कर सकता है जो कि न्यूक्लिक एसिड बहुत ही बड़ा एक मॉलिक्यूल है। इसका अभी तक हमें बहुत ही कम फंक्शन का पता चला है ह्यूमंस को। अगर तो ये कितनी बड़ी मोटिवेशन की बात है कि एक 24 इयर्स का स्टूडेंट जो है ना या एक फिजिशियन जो है ना वो इतनी बड़ी डिस्कवरी कर सकता है। आफ्टर दैट दिस वाज फर्स्ट नेम्ड एज न्यूक्लीन एज वाइट कलर। ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसको पहले नाम दिया था न्यूक्लीन, और क्योंकि ये कलर में व्हाइट था तो इसको न्यूक्लिन का नाम दिया, लेकिन लेटर इसको नाम एक और नाम से नाम दिया जो कि अभी तक है, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। और इसको न्यूक्लिक एसिड का नाम क्यों दिया, क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर है। अब हम पढ़ेंगे कि ये एसिडिक क्यों है। न्यूक्लिक इसको इसी वजह से कहते हैं कि इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। याद रखें कि न्यूक्लिक एसिड हमेशा किसी सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होता है, देयरफॉर इट इज नोन एज न्यूक्लिक। और इसको हम एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके नेचर में एसिड है, ये नेचर में एसिडिक है, बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक करेक्टर इट इज नोन एज एसिड। And why it is known as nucleic? Because it is present in the nucleus of the cell. Am I understandable? मैं ज्यादा जी। फास्टली तो बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं सर, बिल्कुल समझ आ रही है। इज इट ओके? यस। चले अब हम आगे बात करते हैं। ये हो गया आपका न्यूक्लिक एसिड। अगर हम न्यूक्लिक एसिड पर बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड एक सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होता है जो कि सर आप इस स्लाइड शेयर फॉर्म,
जो कि इस फॉर्म में होता है, जिसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। अगर इस क्रोमोसोम्स को हम थोड़ा बहुत ओपन करें तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, ये एक हमारे पास इस तरह के डबल एलेक्स या सिंगल एलेक्स बनाते हैं, तो इनको हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास बेसिकली mainly there are two types of nucleic acid. The very first one that we said, very commonly we use this term, this abbreviation that is known as DNA. DNA is actually the abbreviated form that is deoxyribonucleic acid. ठीक है, इसमें एक ऑक्सीजन कम है। डी का मतलब हमेशा ग्रीक या लैटिन वर्ड्स में माइनस होता है या कम होता है या निगेटिव होता है। सो डी ऑक्सी, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, डी मीन्स एब्सेंस ऑफ समथिंग, राइबो, राइबोस शुगर है हमारे पास, न्यूक्लिक एसिड एसिड है। इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि इसको डी ऑक्सी क्यों बोलते हैं। एंड द सेकेंड वन इज नोन एज राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम आरएनए बोलते हैं। इसी को हम राइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं, और ऊपर वाले को हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं, इसको हम आगे जाकर के डिस्कस करेंगे। बोथ आर कंपोज, देखे डीएनए एंड आरएनए टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड हैं, दोनों सेम स्ट्रक्चर रखते हैं, दोनों की मेन कंपोजिशन कंपोनेंट्स जो है ना, दैट इज न्यूक्लियोटाइड। ये दोनों न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया गया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्विकली मुझे इनबॉक्स में बता दे कि इन दोनों में क्या फर्क है। राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए में क्या क्या फर्क है। इस डायग्राम को देख के मुझे कुछ कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंसेस बता दे। कैन एनीवन? सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। हम बात करेंगे यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस भी यही है डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड में, कि ये जो स्ट्रैंड हमें नजर आ रहा है, जहाँ पे मैं पॉइंटर को हाईलाइट कर रहा है इसको, ये आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंड है। और इसी आरएनए की तरह जब दो स्ट्रैंड आपस में मिल जाते हैं और वो इस तरह का एक डबल स्ट्रैंड बना लेता है, जिसको फिर हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। होप दिस इज क्लियर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द न्यूक्लियोटाइड। इस डायग्राम पे एक बार जरा गौर से देख लें कि यहाँ पे हमने बात की थी कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए, एंड दे बोथ आर मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब हम इस न्यूक्लियोटाइड को भी डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड खुद क्या है, जो कि छोटे स्मॉलर यूनिट्स हैं और ये मिल करके बड़े मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी न्यूक्लिक एसिड को बनाते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड खुद क्या है, यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, यानी न्यूक्लिक एसिड को बनाते हैं। और ये पी ए एक साइंटिस्ट है, इसने डिटरमाइन किया था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को 1920 में, यानी न्यूक्लियोटाइड का बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि आपस में न्यूक्लियोटाइड मिल मिल करके एक बड़ा स्ट्रैंड बनाएंगे डीएनए या आरएनए। इसको बेसिकली पी ए एक साइंटिस्ट है जो कि जिसने इसको डिटरमाइन किया था 1920 में। अभी एक न्यूक्लियोटाइड को अगर हम देख ले, एक न्यूक्लियोटाइड बेसिकली तीन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। द वेरी फर्स्ट वन दैट इज पेंटोस शुगर, दैट इज पेंटोस शुगर। द सेकेंड बेसिक कंपोनेंट ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड। बात को समझ आ रही है आप लोगों को? हम डीएनए आरएनए की बात करें, डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं, और अब हम एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर पहले डिस्कस करते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड में पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनियस बेसिस, फास्फोरिक एसिड। हम बात कर रहे थे कि न्यूक्लिक एसिड, तो यहाँ पे आपको समझ आ रही है कि फास्फोरिक एसिड इसके अंदर मौजूद है, इसके यूनिट्स के अंदर फास्फोरिक एसिड मौजूद है, जिसकी वजह से इसको हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनियस बेसिस, फोर टाइप्स के नाइट्रोजनियस बेसिस, या सॉरी टू टाइप्स के नाइट्रोजनियस बेसिस मौजूद है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और वन टाइप की सॉरी टू टाइप्स की राइबोस शुगर मौजूद है, पेंटोस शुगर जिसे हम बोलते हैं, ये मौजूद है। तो ये तीन चीजें मिलकर के क्या बनाते हैं, ये तीन चीजें मिलकर के आपके एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। यहाँ पे देखें, ये हो गया एक फास्फेट, और ये हो गया एक पेंटोस शुगर, 5 कार्बन शुगर जिसे हम बोलते हैं, इसमें 5 कार्बन हैं। और ये हो गया एक नाइट्रोजनियस बेस। इस तरह के 5 टाइप्स के नाइट्रोजनियस बेस भी हमारे पास और भी है। ठीक है, तो एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। ये एक न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजनियस बेस हो सकती है, एक 5 कार्बन एटम हो सकती है, सॉरी 5 कार्बन वाला कंपाउंड हो सकता है, और एक जो है ना
फॉस्फेट हो सकते हैं। ठीक है, इसको मजीद आप इसे खूबसूरत डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक और नाइट्रोजनस दिया हुआ है, नाइट्रोजनस बेस दिया हुआ है, और ये राइबोस शुगर है और ये फॉस्फेट है। अब हम यहाँ पर एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये जो कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और ये कार्बन नंबर 5 है, ये पेंटोस शुगर के कार्बन रिंग है। और यहाँ कार्बन नंबर 2 पर, डीएनए में कार्बन नंबर 2 पर ये जो ऑक्सीजन है ये मिसिंग है। डीएनए के स्ट्रक्चर में अगर हम देख लें तो एक न्यूक्लियोटाइड के पेंटोस शुगर के कार्बन नंबर 2 पर एक ऑक्सीजन मिसिंग है। देयरफॉर डीएनए इज नोन एज डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे एक बात मैं और बता दूं कि नाइट्रोजनियस बेस हमेशा कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होते हैं, और फास्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप जो है ना वो हमेशा कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होते हैं, जो कि आगे भी हम डिस्कस करेंगे। अब न्यूक्लिक एसिड में जो है ना, पेंटोस शुगर इज 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर। पेंटोस शुगर शुगर के ग्रुप से ताल्लुक रखने वाला एक ऐसा शुगर है जिसमें 5 कार्बन होते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस आर अटैच विद द फर्स्ट कार्बन ऑफ द पेंटोस शुगर, जो कि डायग्राम में मैंने अभी बता दिया। फास्फोरिक एसिड इज ऑलवेज अटैच विद द कार्बन नंबर 5 विद पेंटोस शुगर। टू टाइप्स ऑफ पेंटोस शुगर है हमारे पास, एक डीऑक्सीराइबोस शुगर है जो कि डीएनए में होता है, एक राइबोस शुगर है जो कि आरएनए में होता है। अच्छा, अब हम नाइट्रोजनस बेसिस की थोड़ा बहुत ये जो न्यूक्लिक एसिड की बात हम कर रहे हैं, सॉरी न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं, इसमें जो सेकंड पोर्शन है, अब राइबोस की हमने बात कर ली कि 2 टाइप्स के राइबोस शुगर हैं, और नाइट्रोजनस बेसिस की टाइप्स की बात करते हैं कि हमारे पास मेनली 2 टाइप्स के राइबोस शुगर है, सॉरी नाइट्रोजनस बेसिस है। एक टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस को विच इज नोन एज प्यूरिन, एक को हम प्यूरिन बोलते हैं। प्यूरिन जो है ना ये डबल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके दो दो रिंग्स होते हैं, और इनमें एडनीन और गवानीन होते हैं। एडनीन और गवानीन जो कि हमारे पास नाइट्रोजनियस बेस है, तो इन नाइट्रोजन बेस में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स में जो कि प्यूरिन की रिंग को बनाते हैं, तो उनकी रिंग डबल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो याद रखें कि एडनीन और गवानीन हमेशा जो है ना वो डबल रिंग बनाते हैं। जबकि दूसरे टाइप का जो नाइट्रोजनस बेस है दैट इज pyrimidine with us, and pyrimidine is always pyrimidine is always सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। पैरामिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, इसमें साइटोसिन और थायमीन होता है। अगर यही पैरामिडीन जो है ना वो यूरासिल में हो, तो सॉरी आरएनए में हो, तो फिर थायमीन की जगह यूरासिल वहां पर होता है। तो ये हो गया आपके 2 टाइप्स के नाइट्रोजनस बेसिस। आई विल कम लिटिल बिट लेटर टू योर क्वेश्चन। ओके, मैं आपको क्वेश्चन का थोड़ा बहुत लेट आंसर दूंगा, पहले हम इसको कंप्लीट कर लें। अच्छा, डीएनए एंड आरएनए बोथ आर हैविंग 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स है। जिस न्यूक्लियोटाइड के अंदर एडेनिन है तो वो एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है, जिस न्यूक्लियोटाइड के अंदर गवानीन है उसको हम गवानीन और थायमीन साइटोसिन वगैरह जो है। डीएनए एज थायमीन, साइटोसिन, गवानीन एंड एडेनिन, while RNA is as uracil, cytosine, guanine and adenine। अब यहां पर आप देखें, ये हो गया आपके प्यूरिन। प्यूरिन में गवानीन और एडेनिन, एडेनिन और गवानीन को देख लो, दो दो रिंग बनाते हैं, 1 रिंग एंड दिस इज अनदर रिंग। 1 इज 5 कार्बन रिंग, 1 इज 6 हेक्सागोनल रिंग, 1 इज पेंटागोनल। अब जबकि हम पैरामिडीन की बात करें जो कि सिंगल रिंग है, तो साइटोसिन अलग रिंग बनाता है और थायमीन अलग रिंग बनाता है। अगर यही पैरामिडीन आरएनए के अंदर है तो उसमें फिर थायमीन नहीं होगा, उसकी जगह यूरासिल होगा, दैट इज आल्सो सिंगल रिंग, दैट इज आल्सो सिंगल रिंग। फाइन। अब हम बात करेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर की। ये तो हमने ऊपर बात की न्यूक्लियोटाइड की, बात की हमने, न्यूक्लियोटाइड को समझ लिया। हमने कहा कि न्यूक्लिक एसिड इज मेड ऑफ स्मॉलर यूनिट दैट आर न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड की बात हमने कर ली। 1 न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 5 कार्बन, सॉरी 3 कंपोनेंट्स। राइबोस शुगर जो कि 2 किस्म के, एक है डीऑक्सीराइबोस, एक है राइबोस। डीऑक्सीराइबोस डीएनए में होता है, राइबोस शुगर जो है ना वो आरएनए में होता है। इसके बाद हमने नाइट्रोजनस बेसिस की बात की, 2 टाइप्स के हैं,
प्यूरिन जिसमें साइटोसिन और गवानीन होते हैं जो कि डबल रिंग है, जबकि दूसरा जो एडेनिन वगैरह थाइमिन का है दैट इज प्यूरिन पैरामिडिन जो कि सिंगल रिंग का है। और इसके साथ साथ हमने बात की थी फॉस्फेट ग्रुप की जो कि फॉस्फोरिक एसिड है और ये कार्बन नंबर 5 में अटैच है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड। इस तरह जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच हो जाते हैं दैट विल बी नोन एज पोलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए इज पोलीन्यूक्लियोटाइड एज वेल एज आरएनए इज पोलीन्यूक्लियोटाइड। अब इस पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर के इस चेन को बनाते हैं, इस चेन को हम देखते हैं कि ये किस तरह है, जो कि फर्स्ट वन है डीएनए। अब हम डीएनए के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज। डीएनए इज एक्चुअली अ मॉलिक्यूल, इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इस मॉलिक्यूल के पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं, हिदायत होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कोडिंग होती है इनके पास। और इनके पास एक ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म हाउ दैट ऑर्गेनिज्म विल बी टू टू लिव, टू डेवलप एंड टू रिप्रोड्यूस। कि एक ऑर्गेनिज्म किस तरह सर्वाइवल करेगा, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलपमेंट किस तरह होगी, एक ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन कैसे होगी। दीज ऑल इंस्ट्रक्शंस are present in the molecule which is known as DNA. These instructions are present in every cell of the body. बॉडी के हर सेल में जो है ना ये इंस्ट्रक्शंस मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए की फॉर्म। दीज इंस्ट्रक्शंस आर ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन। जब रिप्रोडक्शन होगी ये डीएनए नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा, न्यू ऑर्गेनिजम्स में, ऑफस्प्रिंग्स में, चिल्ड्रंस में ट्रांसफर होगा। तो उसके साथ साथ ये जो इंस्ट्रक्शंस ऑफ लाइफ या इंस्ट्रक्शंस ऑफ डेवलपमेंट या रिप्रोडक्शन है दैट आर प्रेजेंट इन द डीएनए दैट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर generation. Basically, the structure of DNA was explained by two scientists जो कि अभी तक उन दोनों का मॉडल चल रहा है। उन दोनों ने जो मॉडल पेश किया था डीएनए का, उस मॉडल को वॉटसन एंड क्रिक मॉडल बोलते हैं। तो ये जो दो साइंटिस्ट थे इन दोनों ने डीएनए का स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दिया। जेम्स वॉटसन जिसने 1928 में इसको एक्सप्लेन किया था, और फ्रांसिक जो कि दूसरा क्रिक, फ्रांसिक क्रिक है, इसने 1916 में, और फिर 1916 से लेकर 2004 तक इसने इस पर काम कर दिया। तो फिर दोनों के जो स्ट्रक्चर्स थे या जो मॉडल्स थे वो एक्सेप्टेबल हैं एंड दे एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल which is easily understandable, which everyone can easily understand, therefore their model is acceptable. So इन दोनों की काम बहुत बहुत अच्छा काम किया है दोनों ने। जेम्स ने भी बहुत अच्छा काम किया और क्रिक ने भी किया। क्रिक ने तो थोड़ा बहुत ज्यादा काम किया 1916 से लेकर के 2004 तक। लेकिन अब हम इसको सिर्फ इसका मॉडल का नाम नहीं दे सकते क्योंकि जेम वाटसन का जो काम है उसने भी बहुत ऑथेंटिक काम किया है, बहुत एक्सेप्टेबल काम किया है। इसकी वजह से अब डीएनए का जो प्रेजेंट या करंट जो मॉडल है उसको हम क्रिक एंड वाटसन मॉडल बोलते हैं। इन दोनों ने इसको वो किया था structure को। The above both are called Watson and Crick model of DNA which was proposed in 1953। यानी 1953 में मुकम्मल ये क्रिक एंड वाटसन एंड क्रिक मॉडल जो है इसको प्रपोज किया था। और क्रिक ने बाद में भी काम जारी रखा लेकिन वाटसन ने शायद काम बाद में नहीं किया। तो ये एक सिंपल डायग्राम है डीएनए स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं डीएनए के एक सिंपल स्ट्रक्चर है जो कि डबल हेलिक्स है और आपस में रिंग्स अटैच हैं, रिंग्स बेस हैं, और ये जो है ना इसको बैकबोन बोलते हैं। यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं कि डबल हेलिक्स है, डबल हेलिक्स ट्विस्टेड है और यहाँ पर अनट्विस्टेड कर दिया, पैरेलल हो गए, सेम हो गए। और अगर हम इस एक पोर्शन को देख लें तो इस एक पोर्शन में नाइट्रोजनियस बेस जिसमें एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन या गवानीन हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है, फिर राइबोस शुगर जो कि पेंटोस शुगर है, और फिर फॉस्फेट ग्रुप जो कि फॉस्फोरिक एसिड है। ठीक है, तो ये एक सिंपल डायग्राम है। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के मेन पॉइंट्स को, यानी क्रिक और मॉडल का जो मेन डीएनए स्ट्रक्चर इन लोगों ने पेश किया, तो उनके मेन पॉइंट्स क्या है। द वेरी फर्स्ट वन दैट इज डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रैंड लुक लाइक लेदर। इन दोनों ने क्या बात की, जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल है इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है
कि डीएनए जो है ना वो डबल हेलिकल स्ट्रैंड्स है। बोथ स्ट्रैंड्स आर अपोजिट इन ओरिएंटेशन। अगर हम देख लें तो ये दोनों अपोजिट होते हैं। अगर एक नीचे से जा रहा है तो ऊपर वाला एक ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। अगर एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा तो दूसरा 3 टू 5 होगा, ठीक है। तो ये अपोजिट होंगे। बैकबोन यानी जो मेन वॉल ऑफ द स्ट्रैंड्स, जो मेन स्ट्रैंड है वो किस चीज से बना हुआ है, वो शुगर और फॉस्फेट से बना हुआ है। जबकि इंटरनल जो रिंग्स हैं जो कनेक्ट है एक दूसरे के, आगे मैं डायग्राम में भी दिखाऊंगा, जो रिंग्स है जो एक दूसरे के साथ दो स्ट्रैंड्स को कनेक्ट करता है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो नाइट्रोजनियस बेसिस बनाते हैं, यानी ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन वगैरह बनाते हैं। स्पेसिफिक बेस पेयरिंग होता है। ये हम क्रिक और वाटसन की मॉडल की बात करें जो कि अक्यूरेट है, वेरी वेरी अक्यूरेट है, ठीक है। तो ये कहते हैं तीसरे पॉइंट में कि स्पेसिफिक बेस पेयरिंग होती है। ये जो नाइट्रोजनस बेसिस की बात हम करते हैं, 4 किस्म के नाइट्रोजनस बेसिस, क्रिक एंड वाटसन कहते हैं कि इनके दरमियान एक स्पेसिफिक पेयरिंग होता है। वो पेयरिंग किस तरह होता है, एडनिन हमेशा, याद रखें कि एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाता है या थाइमीन एडेनिन के साथ, एक ही बात है। और साइटोसिन जो है ना वो हमेशा ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। चाहे ग्वानिन टू साइटोसिन हो या साइटोसिन टू ग्वानिन हो, चाहे एडेनिन टू थाइमीन हो या थाइमीन टू एडेनिन हो, ठीक है। तो ये दो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन आपस में बॉन्ड बनाते हैं। कौन कहता है, क्रिक्स एंड वाटसन मॉडल ये बोलता है, और एक्चुअल भी यही है अब तक के जो रिसेंट इंफॉर्मेशन थे। अच्छा, इसके बाद है डबल नाइट्रोजनस बॉन्ड होता है बिटवीन एडेनिन एंड थायमीन। अगर एक साइड से नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है और दूसरे साइड से नाइट्रोजनस बेस थायमीन होना चाहिए, लाजमी, क्योंकि एडेनिन न साइटोसिन के साथ बॉन्ड बना सकता है न ग्वानिन के साथ बॉन्ड बना सकता है। अगर एडेनिन और थायमीन ने आपस में बॉन्ड बनानी हो तो उस बॉन्ड को हम नाइट्रोजन बॉन्ड बोलेंगे, और ये डबल बॉन्ड होगा। याद रखिए एडेनिन और थायमीन के दरमियान हमेशा डबल नाइट्रोजन बॉन्ड होगा, जबकि थायमीन और एडेनिन के, सॉरी, सॉरी, ओके, एडेनिन और थायमीन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होगा साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि साइटोसिन और ग्वानिन आपस में 3 बॉन्ड बनाते हैं, या आगे डायग्राम में भी दिखाऊंगा, जिसको हम नाइट्रोजन बॉन्ड कहते हैं। डायमीटर ऑफ डीएनए की बात अगर हम करें तो एक डीएनए का मुकम्मल जो डायमीटर है उस वो 2 नैनोमीटर के बराबर होता है। अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू पैरामेडिन। प्यूरिन और पैरामेडिन यही है, ये प्यूरिन और ये पैरामेडिन, ये प्यूरिन और ये पैरामेडिन। अगर एक एक एडेनिन है एक साइड पे तो दूसरे साइड पे एक थायमिन होना चाहिए। अगर एक साइड पे 5 एडेनिन बेसिस है तो दूसरे साइड पे भी 5 बेसिस ऑफ थायमिन होने चाहिए। अगर एक साइड पे 5 बेसिस ऑफ ग्वानिन है तो दूसरे साइड पे ऐसा नहीं हो सकता कि वहां पे हम 10 साइटोसिन ले आए। तो क्योंकि ये बॉन्ड एक दूसरे के साथ बना रहे, अगर एक साइड से 5 है तो दूसरे साइड से भी 5, एक साइड से 10 है दूसरे साइड से भी 10। तो इस वजह से दे आर सेइंग दैट द अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ पैरामेडिन इन डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए। यहाँ पे बात देख लें, इस डायग्राम में आपको बहुत आसानी के साथ समझ आ सकता है। इसको हम कहते हैं बैकबोन। जो ब्लू कलर में दिखा है ये बैकबोन है, ये फॉस्फेट और राइबोस शुगर से बना हुआ है। और ये जो सेंट्रल पोर्शन है जो कि कलर में दिखाया गया है, ये रिंग्स हैं, और ये रिंग्स जो है ना ये नाइट्रोजनस बेस बनाते हैं। अब ये देखिए फॉस्फेट और ये आपका राइबोस शुगर, ये आपका वन स्ट्रैंड है, और इसको अगर हम देख लीजिए आपको दूसरा स्ट्रैंड, ठीक है। तो अब एक आप देख सकते हैं इसमें सारी बातें एक्सप्लेन है कि ये अपोजिट में। अब देखो, और इस राइबोस शुगर का डायरेक्शन देख ले और इस राइबोस शुगर का डायरेक्शन देख ले, तो दो स्ट्रैंड है, अपोजिट है एक दूसरे के साथ। यहाँ पर देखते हैं थाइमीन, और थाइमीन के साथ बॉन्ड बना रहा है कौन, प्यूरिन। प्यूरिन का कौन सा नाइट्रोजनस बेस, एडनी, और पैरामेडिन का कौन सा नाइट्रोजनस बेस, थाइमीन। दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए। यहाँ पे हम आ जाते हैं, दूसरे साइड से प्यूरिन हो गया और इस साइड से पैरामेडिन हो गया। पैरामेडिन का कौन सा नाइट्रोजनस बेस है, साइटोसिन, और यहाँ पर ग्वानिन। अब साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान देख रहे हो, इनके 3 कार्बन जो है ना आपस में एक्सपोज होते हैं और उनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है। इसी तरह ये कंटिन्यू रहता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। और अगर हम एक बहुत ही
फिलिंग मॉडल को देख ले, बहुत ही टफ मॉडल को देख ले और हाईली ट्विस्टेड मॉडल को देख ले, तो वो यही डायग्राम आपको डीएनए का नजर आ जाएगा। ये हो गया आपका डीएनए, जो कि सिंपल हमने बात की। अब हम आरएनए की बात करेंगे। आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, सिंगल एलिकल स्ट्रैंड है। डिफरेंसेस आपको नजर आ रहे हैं, उसको हम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, इसको हम आरएनए को हम राइबोन्यूक्लिक, वो डबल एलिक था, ये सिंगल एलिकल है। हैविंग राइबोस शुगर इंस्टेड ऑफ डीऑक्सी राइबोस शुगर। क्लियर है, आपको समझ आ रहा है। यूरासिल रिप्लेस करता है थायमीन को, वहां पर हमारे पास डीएनए में थायमीन होता है, लेकिन आरएनए में हमारे पास यूरासिल होता है। ये एक आरएनए का स्ट्रक्चर है, ये सिंपल आप देख सकते हैं एक आरएनए का स्ट्रक्चर है। साइटोसिन, फिर ग्वानिन, फिर ये एडेनिन, ये इसका यूरासिल और ये इसका ग्वानिन और साइटोसिन हो गया। ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ आरएनए की हम बात करेंगे। देखिए, आरएनए जो है ना वो सेम टू सेम डीएनए की तरह है, लेकिन डीएनए डबल हेलिकल है, आरएनए सिंगल हेलिकल है। ठीक है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ आरएनए की बात हम करते हैं। थ्री टाइप्स के हैं, थ्री टाइप्स के आरएनए होते हैं। मैसेंजर आरएनए, जिसको हम शॉर्टली एमआरएनए बोलते हैं, इसको मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। इस मैसेंजर के लफ्ज को आप देख के आपको खूब समझ आ जाएगा कि इट कैरीज मैसेजेस। कैसे मैसेजेस? ये डीएनए जो कि न्यूक्लियस में होता है किसी सेल के, वहां से डीएनए से मैसेज उठा करके ये क्या करता है, डीएनए से मैसेज उठा करके बायर सेल में ले आता है, जो कि साइटोप्लाज्म है सेल का। वहां पर प्रोटीन की प्रोडक्शन होती है, प्रोटीन बन रहे होते हैं, तो इन प्रोटीन के लिए मैसेजेस को ले आता है। यानी ये एक कैरियर आरएनए है। इस आरएनए का काम क्या है? ये सिर्फ इंस्ट्रक्शंस उठाते हैं डीएनए से और न्यूक्लियस से बाहर ला के साइटोप्लाज्म में किसको देते हैं? राइबोसोम्स को देते हैं, ताकि वो प्रोटीन सिंथेसिस कर सके। दूसरा आरएनए हमारे पास टीआरएनए, जिसको हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। ये ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? ये अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, जो कि मौजूद होते हैं कहां पर? साइटोप्लाज्म में। और ये अमाइनो एसिड्स की ट्रांसफर करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। तीसरी टाइप से है हमारे पास आरएनए की, जिसको हम आरआरएनए बोलते हैं, इसको हम राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। ये राइबोसोम्स के साथ अटैच हो जाता है और फिर प्रोटीन की प्रोडक्शन करता है। यहाँ पर डायग्राम्स दिए हुए हैं। ये मैसेंजर आरएनए जो कि लिनियर फॉर्म में है, ठीक है। और ये जो है ना, ये टीआरएनए है, ये ट्रांसफर करता है, इसके साथ अमाइनो एसिड्स अटैच हो जाते हैं, फिर ये राइबोसोम्स के पास ले जाता है और वहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और इस आरएनए को देखिए, एक राइबोसोम्स की शक्ल दी हुई है और ये राइबोसोम्स के अंदर आपको आरएनए के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। तो इस किस्म के आरएनए जो कि राइबोसोम्स का पार्ट होता है और राइबोसोम्स के अंदर मौजूद होता है और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, इस किस्म के आरएनए को हम क्या कहेंगे? इस किस्म के आरएनए को हम कहेंगे क्या? राइबोसोमल आरएनए इसको हम कहेंगे। अच्छा, ये इसके थोड़ा बहुत एक्चुअल वो डायग्राम्स दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, राइबोसोमल ट्रांसफर और जो है ना मैसेंजर आरएनए। ठीक है। अच्छा, अब इन आरएनए और डीएनए की समझ हमें आ गई, लेकिन यहाँ पर एक सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है। अब इसमें होता क्या है कि सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ में तीन प्रोसेसेस होते हैं। एक को हम रिप्लिकेशन, दूसरे को हम ट्रांसक्रिप्शन और तीसरे को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। देखो, replication is a simple process in which a DNA copy is made। इसमें डीएनए की कॉपी बन जाती है और डीएनए से डीएनए बन जाता है। The formation of DNA from DNA, a making of synthesis of production of copy of DNA from DNA। पहले से मौजूद डीएनए से जब दूसरी डीएनए बनते हैं, इस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन। और जब इस डीएनए से एक आरएनए का स्ट्रैंड बनेगा, दिस प्रोसेस विल बी नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। यानी डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है और फिर आरएनए से जब प्रोटीन बनते हैं, आरएनए जब हेल्प करता है प्रोटीन बनाने में, उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। देखिए, इसको सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोटीन के अलावा नथिंग इज बेनिफिशियल फॉर लाइफ। ऑल द फंक्शंस इन द बॉडी आर taking place with the help of the
प्रोटीन, अगर प्रोटीन नहीं होंगे तो आपके बॉडी में कोई भी फंक्शन प्रॉपरली नहीं हो सकता है। तो इस वजह से इस पूरे प्रोसेस को सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ बोलते हैं। डीएनए होगा तो आरएनए बनेगा, आरएनए होगा तो ट्रांसलेशन होगा, यानी प्रोटीन बनेंगे। तो ये सारा आज का टॉपिक हो गया, जो कि हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत डायग्राम दिए हुए, डीएनए से आरएनए बनते हैं, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन तक का प्रोसेस जो कि ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, आज का टॉपिक हो गया। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग, फॉर बीइंग विद अस। जिन जिन लोगों ने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो यूट्यूब पे जा करके मोहम्मद रहीम खान ऑफिशियल टाइप करके सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप तक हमारे और भी लेक्चर्स आप तक पहुंच सकें।